वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम एंशियंट इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हम सिंपल और आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके आगे शेयर करना। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो ऐसे रिलीजियस है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। तो आज हम है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको है ना महाजनपदास के बारे में पढ़ाया है। वहां पे मैंने आपको कहा था कि ये टाइम जो 6th सेंचुरी बीसी है, जिसमें है ना इंडिया के जो नॉर्थन रीजन है वहां पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस की बात किया था, इकोनॉमिकल चेंजेस की, जो मटेरियल चेंजेस है, इसी तरीके से फिलोसॉफिकल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस ये भी आए हैं। तो ये वही टाइम है जिसमें एक तरफ है ना महाजनपदास पनप रहे थे इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में, तो दूसरी तरफ है ना जो फिलोसॉफिकल जो आइडियाज है, फिलोसॉफिकल जो थॉट है, जो ऐसे महान व्यक्तिज है जिन्होंने है ना नए व्यूज दिए हैं, नए आइडियाज दिए, नई फिलोसफी दी है, और जो पुराना जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था उसको अपोज किया है। तो जिसमें हम महात्मा गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, इसके अलावा भी और बहुत सारे थे। तो ये वो टाइम थे कि रिलीजियस अगर से सेक्ट की बात किया जाए तो इसमें 62 ऐसे सेक्ट थे जो उस वक्त पनपे हैं, जिसमें कि आज तो हमको बहुत सारे तो नाम ही नहीं मालूम है। हमको सिर्फ है ना बौद्ध बुद्धिज्म के बारे में मालूम है, जैनिज्म के बारे में मालूम है, जो आज भी है ना इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ दो नहीं थे बल्कि 62 थे जो उस वक्त है ना ये फिलोसफीज उभर के आए थे। इसके अलावा आपको है ना और भी नाम मालूम होंगे, जैसे कि चारवाक के बारे में मालूम होगा, आजीविक के बारे में आजीविकास के बारे में मालूम होगा। तो ये दो और भी है जो फिलोसफी थे जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बस मैं आपको है ना आखिरी पे जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ाने के बाद आखिरी पे मैंने बस वो जो कुछ इंफॉर्मेशन है आजीवाक के बारे में या चारवाक के बारे में वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो हम जो डिटेल के साथ देखने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये जो टाइम है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडिया की जो नॉर्थन पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ये सिर्फ ये टाइम इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में नहीं बल्कि अगर से हम वर्ल्डली एतबार से देख ले, दुनियावी एतबार से देख ले, तो और भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इस तरीके के चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि मैं बात करूँ आपको चाइना की, तो चाइना में एक फिलोसफी उभरी थी इसी टाइम पर जिसे हम कन्फ्यूशियस फिलोसफी कहते हैं। ग्रीक की बात कर लो तो ग्रीक में परमंदिस फिलोसफी है जो वहां उभरी है, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी फिलोसोफर थे जो इसी टाइम पे, जो महात्मा गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी के कॉन्टेम्प्ररी है, जिसका आपने नाम सुना होगा, जैसे कि प्लेटो है, सेक्रोटेस है, ये इनके कॉन्टेम्प्ररी है दोनों, ठीक है ना। तो ये महावीर स्वामी के और महात्मा गौतम बुद्ध के, प्लेटो और सेक्रोटस, ये कॉन्टेम्प्ररी है। ये कहाँ काम कर रहे हैं, ये कहाँ अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये ग्रीक में कर रहे हैं, नई फिलोसफी ग्रीक में दे रहे हैं। और महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की इंडिया में है। तो ये वही टाइम टाइम है। इसी तरीके से आप देखेंगे पर्शिया में, तो पर्शिया में जोरास्ट्रियन रिलीजियस है, ये इस वक्त डेवलप हो रहा था यहाँ पे भी। तो ये चीज आपको मिलेंगी कि ये चेंजेस है ना, देखो इंडिया में यही टाइम पे बहुत सारे चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस और रिलीजियस चेंजेस एक टाइम पे हो रहे हैं। तो इसी तरीके से बाहर भी इस तरीके के चेंजेस एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक रिलीजियस जो चल रहा था, जो वैदिक रिलीजियस जिसे कहते हैं, तो वैदिक रिलीजियस तो था जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स को है ना जो क्रिटिसाइज किया है और अपनी न्यू फिलोसफी दी है, तो उन्हें हम हेटेरोडॉक्स कहते हैं, जिन्हें हम शरमना कहते हैं। तो ये जो पूरी मूवमेंट उठी है, जो बुद्धिज्म से माफ कीजिए वैदिक रिलीजियस से हटके जितने भी रिलीजियस इस टाइम पे उभर के आए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शरमना मूवमेंट कहते हैं, या उसे हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं, जिन्होंने है ना अपोज किया है वैदिक जो रिलीजियस है उसको अपोज किया है, वैदिक जो स्ट्रक्चर है उसको अपोज किया है। तो जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म और चारवाक भी आ जाते हैं, आजीवाक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक बहस ये होती है, जो कुछ स्कॉलर है वो ऐसा मानते हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म मूवमेंट थे वो रिफॉर्म मूवमेंट थे।
इन्होंने क्या किया है, सिर्फ रिफॉर्म किया है। कुछ जो वैदिक रिलीजियस था उसमें थोड़ा सा करप्शन आ गया था, तो इन्होंने क्या किया है, उसको है ना करप्शन को दूर करने के लिए अब रिफॉर्म किया है उसके अंदर। जिस तरीके से आप देखेंगे 18th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ये सारे के सारे क्या थे, ये रिफॉर्म मूवमेंट थे। तो ये भी कुछ स्कॉलर ऐसा मानते हैं इसी तरीके की ये मूवमेंट थे। लेकिन कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जिसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये रिफॉर्म मूवमेंट नहीं थी, ये पूरी तरीके से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, ये पूरी तरीके से एक अलग रिलीजियस था जो है ना वैदिक रिलीजियस से हटके था। उन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया है वैदिक रिलीजियस को। तो स्कॉलर इसको है ना मतलब दो तरीके की व्यू हो गए ना, एक तो ये हो गया वो मान रहे हैं रिफॉर्म है, और एक है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये रिफॉर्म नहीं है बल्कि ये रिवोल्यूशनरी, ये पूरी तरीके के अलग कैरेक्टर के रिलीजियस थे दो। तो ये दो चीज आपको मिलेंगी। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे रिलीजियस थे, तकरीबन है ना 62 रिलीजियस थे। 62 में से हमको तो सबके तो नाम ही नहीं मालूम है, सिर्फ चार के बारे में मालूम है, जिसमें हम कह सकते हैं जो शर्मना मूवमेंट में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, चारवाक है, अजीवाक है, ये चार के बारे में मालूम है। इसके अलावा जो कुछ और भी थे जो रिफॉर्म कैरेक्टर के, जैसे वैष्णविज्म है, शैविज्म है, इसी टाइम पर है ना, ये इस तरीके की फिलोसफी उस टाइम पे आपको नजर आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। अभी देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं कि हम है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हमें ना कंबाइन करके पढ़ेंगे। जैसे कि कॉजेज है, इसी तरीके से है ना कंट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट है जो सोसाइटी पे उन्होंने डाले हैं। तो ये ऐसे पॉइंट है जिसके लिए आपको है ना अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैनिज्म के लिए अलग पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के लिए अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के ओरिजिन के पीछे जो कॉजेस है, जो वजूहात है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हमारे पास जो कॉज है वो है वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम को मैं आपको है ना वैदिक एज में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे है ना उसको फिर से रिपीट करता हूँ और ये बताता हूँ कि वर्ण सिस्टम की वजह से है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म किस तरीके से क्यों कर उसकी ओरिजिन हुई है। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि ऋग्वेद के मंडला 10 के अंदर है ना पुरुष अर्थ करके चैप्टर है, और उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने है ना अपने मुंह से है ना ब्राह्मण को पैदा किया, अपने मसल से है ना क्षत्रिय को, और अपने थाई से वैश्य को, और अपने फुट से है ना शूद्र को पैदा किया। और ब्रह्मा ने खुद कह दिया है कि ये चार वर्ण हैं, हर वर्ण का अपना काम है, अपने कर्म है, और उनका कर्म का पालन करना ही उनका परम धर्म है। तो इसीलिए ब्राह्मण के ऊपर जो काम आए हैं वो रिलीजियस एक्टिविटी है, जैसे कि हवन करना, और जो वेदास को पढ़ना, और जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है रूलिंग करना, वैश्य का काम है इकोनॉमिकल एक्टिविटी जैसे फार्मिंग है, ट्रेड है, और इसी तरीके से कॉमर्स है, ये सारे काम है वैश्य के। और शूद्र का काम है सर्विस करना। तो ये है ना ब्राह्मण ने है ना ये चार वर्ण बनाए हैं और चार वर्ण को काम दिए हैं, और और कई मेंशन कर दिया है कि हर वर्ण है ना अपने काम करे, दूसरे वर्ण के काम में इंटरफेरेंस ना करे, और ये ना सोचे कि मुझे दूसरे वर्ण में है ना दूसरे वर्ण के काम की अपेक्षा ना करे। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वर्ण सिस्टम है। लेकिन इसमें एक जो चीज आ जाती है वो ये है कि इसके अंदर इनइक्वेलिटी है। इनइक्वेलिटी कि आप देखेंगे शूद्र की हालत है ना बहुत बुरी है। आप ये इनको तो इतनी बुरी हालत है इनकी कि इनको तो है ना मतलब जानवरों से बदतर इनके साथ सुलूक किया जाता था। वैश्य है, वैश्य थर्ड नंबर पर है। सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के इतनी समझो ब्राह्मण के पास इतने ज्यादा पावर है कि भले ही वो रूलिंग नहीं है लेकिन वो ऐसा है कि रूलर को अपने आप से डिसाइड करते थे, ये किंग मेकर थे। और आप देखेंगे कि पूरी रिलीजियस एक्टिविटी इनके हाथ में है। तो ये इनइक्वालिटी की वजह से क्या हुआ है पता है, जो दूसरे क्लासेस थे जैसे कि शूद्र है, वैश्य है, ये है ना ये चाहते थे कि भाई हमको भी है ना क्या किया जाए, हमको भी है ना ऊपर, हमको भी सोसाइटी में है ना स्टेटस दिया जाए, हमको भी है ना जिस तरीके से ये दो वर्ण हैं इनको जो स्टेटस है वैसा हमको भी कुछ दिया जाए। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा था वर्ण सिस्टम वाला कि वो है ना सिर्फ है ना ज्यादातर ब्राह्मण को, और उसके बाद है ना क्षत्रिय को, इनको है ना थोड़ा सा स्टेटस मिला हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन ये दो को है ना स्टेटस नहीं मिला हुआ था।
तो ये जो है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म जब इन्होंने है ना अपनी प्रीचिंग की है ना, तो ये ज्यादातर जो है ना वैश्य कास्ट और ये जो शूद्र, ये दोनों क्या हुआ है, ये दोनों ने है ना इसको कबूल किया है। तो ये है ना वर्ण सिस्टम जिसकी वजह से लोग बेजार हो गए थे, वर्ण सिस्टम की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस ऐसा कैसा इनइक्वालिटी ब्रह्मा कर सकता है हमारे साथ। तो इसलिए क्या हुआ है, इसलिए है ना लोग है ना ये जो दो वैश्य और शूद्र की इन्होंने क्या किया है, जैनिज्म और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कास्टिज्म के बारे में बताया था कि वर्ण अलग चीज है, कास्ट अलग चीज है। वर्ण के अंदर ही कास्ट अलग अलग निकल के आती है, जैसे कि शूद्र के अंदर बहुत सारे कास्ट बन जाएंगे इनके अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज जो है ना, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो 6th सेंचुरी बीसी है उसमें है ना बहुत सारे महाजनपदास बने हैं। तो उन महाजनपदास के बनने के पीछे भी एग्रीकल्चर था, क्योंकि आर्यन जो थे है ना, वो है जो गंगटिक वैली है वहां पे पूरी तरीके से सेटल हो गए। नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है वहां पे पूरी तरीके से सेटल हो गए। और पहले जो क्या थे, पहले वो थे ना एज अ मवेशियों को पाला करते थे और उनके चारे के लिए है ना वो माइग्रेशंस किया करते थे। लेकिन यहाँ पे आके उनको चारा मिल गया और वो पूरी तरीके से सेटल हो गए। अब सेटल हो गए तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। और जब वो गंगटिक वैली में आए तो यहाँ की फर्टाइल लैंड देखी और पानी की व्यवस्था अच्छी थी, तो उन्होंने है ना एग्रीकल्चर को स्कोप किया। और एग्रीकल्चर स्कोप हुआ है तो उनके पास आयरन था, जंगल की सफाई की उन्होंने, और इस तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया और बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया। अब ये भी है कि ज्यादातर क्या थे, वैश्य जो थे ना ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज्यादातर आगे, मतलब एग्रीकल्चर तो इनका ही काम था ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे एग्रीकल्चर है ना शुरू हुआ है और आयरन का इस्तेमाल हुआ है। एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ है तो दूसरे जो ऑक्यूपेशन है जैसे कि है ना पोल्ट्रीज हो गया है और ब्लैक स्मिथ हो गया है, और दूसरे जो वर्क है जो एग्रीकल्चर को सपोर्टिंग वर्क है वो भी है ना एक्सपांड हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एग्रीकल्चर स्कोप हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ वैश्य जो कास्ट है, मतलब वैश्य जो वर्ण है, तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिकल इनकी ग्रोथ हुई है, ये रीच होते चले गए हैं। ठीक है ना, तो ये रीच हुए तो अब इन्होंने डिमांड ये की है, इन्होंने ये डिमांड ये की है क्योंकि जब कोई बंदा स्टेटस, मतलब जो रीच हो जाता है तो वो सोसाइटी में स्टेटस चाहता है। लेकिन अगर से वर्ण सिस्टम आपके पास है और स्टेटस नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप उसकी एक तो बगावत करेंगे या मुखालिफत करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ है एग्रीकल्चर स्कोप हुआ है ना, एग्रीकल्चर के स्कोप की वजह से वैश्य जो क्लास है वो रीच हो गई है, वो रीच हुई है तो उन्होंने फिर अपने आप को क्या कहा है कि हमको स्टेटस दो। और एक चीज और हुई है कि जब एग्रीकल्चर हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर आपको मैंने बताया था कि जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, ब्राह्मणिकल रिलीजियस है, उसके अंदर है ना जो वर्शिप का जो तरीका है या जो एक्टिव, मतलब जो आपका रिचुअल्स है उसमें क्या है, सेक्रीफाइसेस करना है। जो हवन हुआ करते थे, बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे, उसमें सेक्रीफाइसेस होते थे। रूलिंग क्लास भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया करते थे, बहुत सारे जानवरों की क्या सेक्रीफाइसेस बलि दिया करते थे, बहुत सारे जानवरों की। तो एग्रीकल्चर जो स्कोप हुआ है ना, तो अब इनको जानवरों की है ना जरूरत महसूस हुई है। इनको लगा है कि एग्रीकल्चर के लिए एनिमल्स जिंदा होना चाहिए, और यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, इसमें जानवर मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने इसकी भी मुखालिफत की कि ये नहीं होना चाहिए, ये हवन वाली जो व्यवस्था है यह, इसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए एक चीज जो तीसरा है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर के स्कोप की वजह से है ना कॉमर्स, मतलब जो सरप्लस बचा है, और सरप्लस की वजह से फिर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट भी लगे हैं, जैसे कि आयरन स्मिथ का जो ऑक्यूपेशन है वो बड़ा है, इस तरीके पोर्ट्रीज है, और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, सरप्लस बना, और इस तरीके से आप देखेंगे ये स्कोप हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा है, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले भी कौन थे, वैश्य क्लास ही थे। और आप देखेंगे ये जो एक और चीज जो आपको होनी चाहिए मालूम, कि जो धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है, तो इसके अंदर क्या है पता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसके अंदर थोड़े से रूल और रेगुलेशंस है और रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे, जो ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप होने में रुकावट बन जाते हैं। उसमें क्या है, देखो एक चीज ये है कि इंटरेस्ट वाला सिस्टम, बैंकिंग वाला सिस्टम, तो उसमें जो धर्मसूत्र थे वो इसको मना करते थे इंटरेस्ट को। और वैसे जो क्लास है तो वो ट्रेडर कॉमर्स कर रही है, और ट्रेडर कॉमर्स के लिए इंटरेस्ट जरूरी है, और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र इसको मना कर रहे हैं।
तो ये भी एक रुकावट बन गई। और एक चीज जो और भी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मनुस्मृति है या दूसरे जो धर्म शास्त्र है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि आप है ना समंदर पार नहीं कर सकते। मतलब आप है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको समंदर पार करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज के लिए, तो उसमें ये भी मना किया गया आप समंदर पार नहीं कर सकते, ये है ना आपका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ये भी क्या थे, इसको हम सुपरस्टिशंस भी कह सकते हैं, या ठीक है ना, इसको सुपरस्टिशंस भी कह सकते हैं जो ट्रेडर कॉमर्स में आ जाते हैं। तो ये भी वजह बन गई है कि ये जो कला मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म है ये है ना इनको बहुत ज्यादा लोगों ने इसको मानते चले गए। अब करप्शन प्रैक्टिसेस, बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस जो है ना ब्राह्मणिकल मतलब ब्राह्मण से उन्होंने शुरू कर दी थी। और बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी थे, जैसे कि एक सुपरस्टिशंस मैंने आपको कहा है कि ऐसा कहा जाता था कि भाई आप है ना समंदर पार नहीं कर सकते। और इस तरीके से कहीं है ना बहुत सारे सुपरस्टिशियस जो है ना ब्राह्मणिकल जो रिलीजियस है ना उसमें आधे चले गए थे। और करप्शन, तो इन्होंने क्या किया था ब्राह्मणों ने, जब ये पूरी तरीके से क्या थे धर्म के ऊपर रिलीजियस के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गए थे और ये अपने हिसाब से है ना धर्म को चलाते थे। और इन्होंने बहुत सारे जो है ना इतनी चीजें है ना ये शुरू कर दिए थे, इतने हवन इतने सेक्रीफाइसेस, और सिर्फ है ना लग गए थे किस पे, पैसा जमा करने पे और अपने आप को रीच करने पे। तो ये भी चीज हो गई है कि ये जो लोगों ने देखा है कि बहुत सारे हमारे जितनी भी वर्क है, इवन छोटी से छोटी भी हमारी अगर से रिचुअल्स है उसके लिए हमको ब्राह्मण की जरूरत है, उसके बगैर हमारा काम ही नहीं होता। और इन्होंने इतनी मतलब इतने रिचुअल्स है तो वो परेशान हो गए थे। तो ये भी वजह बन गई है कि लोग इससे बेजार हो गए थे और इसलिए है ना ये करप्शन की वजह से लोग ब्राह्मणिकल रिलीजियस से दूर होते चले गए। अब कास्ट रिसेक्शन इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी, तो कास्ट के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये वर्ण है, वर्ण के अंदर बहुत सारी कास्ट बन जाती है उनके अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये कास्ट सिस्टम भी है जो क्या कहता है मालूम है, कास्ट सिस्टम है ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आप जैसा कि अगर से एक मैं हूं तो मेरी अगर से कोई कास्ट है तो मैं वही काम करूंगा जो मेरे पिताजी का किया करते थे। अब मेरे आने वाले जो नस्ल भी है, आने वाले बच्चे हैं वो भी वही काम करेंगे जो मैं किया करता हूँ। तो ये कास्ट क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वर्क पर इंसान ने अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता बल्कि उसे वही काम करना पड़ेगा जो उसका है ना उसके बाप दादा किया करते थे, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज है, ये भी है ना। जबकि ये जो रिलीजियस है इन्होंने कास्टिज्म की क्या किया है, आलोचना की है, इन्होंने है ना उसको अपोज किया है, क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने इक्वेलिटी का संदेश दिया है। तो इसलिए लोग है ना बहुत सारे जैसे शुद्ध शूद्र क्लास है, वैश्य क्लास है, इन्होंने क्या किया है इन धर्म को कबूल करते चले गए। लिबरल एटीट्यूड ऑफ बुद्धिज्म ऑफ जैनिज्म, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत लिबरल थे ये, इवन है ना मैंने आपको कहा था कि लेटर वैदिक एज में या बाद में है ना जैसे जैसा वक्त गुजरता गया तो ब्राह्मणिकल स्टेज सोसाइटी में क्या हुआ है, जो वुमेन्स है वुमेन्स के राइट है ना कम होते चले गए हैं। तो उसके राइट्स भी कम होते चले गए हैं। और आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है इन्होंने क्या किया, इक्वल ट्रीट किया है जेंडर के हिसाब से। जैसा ऐसा नहीं है कि मर्द औरत है तो उनको है ना अलग अलग ट्रीट किया जाए, नहीं इक्वल ट्रीट किया है। इस तरीके से जितने भी अलग अलग जो वर्ण है मतलब कास्ट है उनको भी इक्वल ट्रीट किया, तो इक्वलिटी का संदेश दिया है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि एक और चीज आती है कि जो नगर वधु हुआ करते थे जिसे हम प्रोस्टिट्यूट कहते थे, तो बुद्धिज्म ब्रह्मनिज्म में क्या था, उनको है ना किसी तरीके से कोई वैल्यू नहीं थी। इवन है ना अगर से कोई ब्राह्मण है तो वो अगर से कोई चीज उनको है ना कोई गिफ्ट वगैरह देती थे वो लिया भी नहीं करते थे, कोई अगर से खाने के लिए कोई चीज दिया करती तो उनके हाथ का कोई खाते नहीं थे। तो ये ऐसी चीज थी कि आप देखेंगे कि वो है ना जो प्रोस्टिट्यूट है नगर वधु है तो उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इन्होंने किया है नगर वधु को भी है ना उनको भी एक ऐसा इक्वल ट्रीट किया है। इवन है ना बहुत सारे ऐसे नगर वधु थे जिनको है ना महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि आप है ना खुद भी क्या कर सकते हैं, अपने पेशे को छोड़कर है ना संघ में शामिल होकर है ना आप भी संघ की खिदमत कर सकते हैं। तो ये चीज आपको मिलेंगी। तो एक नाम आता है जिसका आपको मालूम, अम्बपाली का। तो अम्बपाली एक नगर वधु थी, महात्मा गौतम बुद्ध ने है ना उसके हाथ से खाना भी खाया है और उसे कहा है कि आप है ना संघ में शामिल हो। तो इस तरीके के जो लिबरल एटीट्यूड्स है बुद्धिज्म और जैनिज्म के, जो लोगों को है ना बहुत अच्छे लगे हैं और उन्होंने फिर क्या किया है महात्मा गौतम बुद्ध के और महावीर स्वामी के बहुत करीब आते चले गए। तो ये क्या थी, ये कुछ कॉजेस थे जो मैंने आपको है ना डिटेल के साथ आपको बताए हैं। अब आगे हम देखते हैं, पहले हम बुद्धिज्म को देखेंगे।
तो बुद्धिज्म के रिलेटेड में है ना आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। और पहले मैं आपसे बात करूंगा महात्मा गौतम बुद्ध की एक लाइफ स्टोरी है, बहुत अच्छे से आपको सुनाऊंगा। आपके बर्थ से लेके आपके है ना महापरिनिर्वाण तक की जो कहानी है आपकी, बहुत एकदम बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ अपनी आंख बंद करना और कहानी को सुनते चले जाना। इसके साथ फिर है ना महात्मा गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जो आइडियाज है, उसको भी हम देखेंगे। इसी के तरीके से आपने संघ बनाया है, वो संघ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे संघ संघ बना है तो फिर है ना, और आप देखेंगे कि काउंसिल्स हुई है, 4 काउंसिल्स है, तो उस पे बात करेंगे। सेक्ट बने हैं महात्मा गौतम बुद्धिज्म में, सेक्ट बने हैं उस पे बात करेंगे। किस तरीके से स्प्रीड हुआ है ये और किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, इस पे भी बात करेंगे आप। तो ठीक है। तो देखिए कि ऐसा रिलीजियस था बुद्धिज्म, जो इंडिया में है ना 6th सेंचुरी बीसी में आया है। और इसने ना जो इसके जो महात्मा गौतम बुद्ध के जो आइडियाज थे, जो रिलीजियस था, और जो खुद का इनका कैरेक्टर था, कि इतना इन्होंने प्रभावित किया है लोगों को कि लोग है ना लोग कबूल करते चले जाते थे। लोग है ना बुद्धिज्म बुद्ध मत को है ना मानते चले जाते थे। और एक वक्त ये आया है बुद्धिज्म पर कि ये इंडिया का है ना लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा है ना, बहुत पूरी तरह इंडिया में फैल चुका था ये। नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे इंडिया में फैल चुका था। इंडिया में नहीं बल्कि ये अब्रॉड भी गया है, अब्रॉड गया है। आप देखेंगे, आप चाइना गया है ये है ना जापान गया, ये है ना तिब्बत गया, म्यांमार गया, श्रीलंका गया, सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान, उधर तजाकिस्तान, इस तरीके से ये फैला है। तो आप देखेंगे इंडिया में उभरा है, इंडिया से ये बाहर भी गया है। और एक वक्त इस पे ये आया है कि ये इंडिया से ये खत्म हो चुका था। जो रिलीजियस इंडिया में पैदा हुआ है वो इंडिया से खत्म हो गया। ये जो है ना आज जो हमको नजर आ रहे हैं ना बहुत सारे बुद्ध मत के मानने वाले, तो ये वो है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1956 में जो बुद्ध मजहब को फिर से कबूल करके, फिर से मानकर जो फिर से जिंदा किया है इंडिया में। तो आप देखेंगे, आप बहुत सारे आप लोग होंगे जिन्हों महात्मा गौतम बुद्ध की इस तरीके से मूर्ति होती है और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ना स्टैचू होता है। तो इसलिए डॉक्टर इन्होंने क्या किया है, बुद्ध मजहब को जिंदा किया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, प्रचार किया है सबसे पहले बुद्ध मजहब का। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो है जिन्होंने क्या किया है, फिर से है ना जो बुद्ध मजहब इंडिया में खत्म हो चुका था उसको फिर से मानकर है ना फिर से है ना जिंदा कर दिया। तो दोनों स्टैचू लगाए जाते हैं। ये दोनों ये है कि एक महात्मा गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे लिए लड़ा है उनको भी मानते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये जो बुद्धिज्म जो था ना, ये जो रिलीजियस है, ये 6th सेंचुरी बीसी में उभरा है। और इसने जो है ना सबसे बड़ा जो शौक दिया है ना वो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को, ब्राह्मणिकल रिलीजियस को दिया है, बहुत खतरनाक तरीके से। क्योंकि ये बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, ऐसा बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं था क्या एक आम व्यक्ति ना समझे। हर कोई समझ सकता था, हर किसी को चांस था कि वो आए और है ना अपने आप को है ना अपनी स्पिरिचुअलिटी को है ना अपलिफ्ट करे, और वो है ना संघ में दाखिल हो। किस तरीके का ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी किसी पर भी। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग आते थे और मान लिया करते थे। और इसके सिंपल थे जो आते, मतलब जैसा होता है ना कोई भी रिलीजियस आप जब मानते हैं तो है ना उसके रिलीजियस मानने के एक है ना रिचुअल्स होती है, किस तरीके से आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करना होती है। तो बुद्धिज्म में ज्यादा लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि आपको है ना 3-4 जो सेंटेंस हुआ करते थे वो बोलने पड़ते थे। जैसे कि है ना बुद्धम है, संगम है, धम्मम है। आपने सुना होगा बहुत सारे जो बुद्ध विहार है उसमें भी ये पढ़ी जाती है, बुद्धम संघम धम्मम शरणम गच्छामि। इस तरीके से आप मिलेंगे आपको। फिर ये रिवर्स होती है, फिर धम्मम आता है, बुद्धम आता है, संगम आता है, शरणम गच्छामि। इसके मीनिंग यही होते हैं कि मैं संघ में, मैं धम्म में, मैं बुद्ध में, मैं क्या करता है शरण लेता हूँ। तो ये होता है कि मैं धम्म में, बुद्ध में और संघ में शरण लेता हूँ और उसको फॉलो करूंगा। तो इस तरीके से ये चीज होती है, इतना पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से आप है ना बुद्ध मतलब को मान लिया करते थे। तो आप देखेंगे मैं ये चीज है ना पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स है वो कहते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, और बहुत सारे ऐसे वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये रिफॉर्मर नहीं थे बल्कि ये पूरी तरीके से एक अदर रिलीजियस था। और ये रिलीजियस ऐसा था कि इसने ना बुद्धिज्म को है ना पूरी तरीके से अपोज किया है। और ये बुद्ध मत में किसी चीज को नहीं मानता था, बल्कि ये अलग से अपना एक न्यू रिलीजियस था। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात करूंगा महात्मा गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सिर्फ ये है ना इत्मीनान से इसे सुनिए। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ देख लीजिए। मैं ना बहुत सारी मैंने इमेजेस लगाई है, मैं उसके जरिए से आपको है ना महात्मा गौतम बुद्ध की जो पूरी लाइफ है ना उसके बारे में बता दूंगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसको आपने देख लीजिए। जैसे कि ये बॉर्न हुए हैं
563 बीसी में, ठीक है ना। शाक्य क्लेन है, क्षत्रिय शाक्य फैमिली है, कपिलवस्तु बता दूंगा कहाँ आता है। आपका जो नाम था ना जब आप पैदा हुए थे, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है ना। आप ये नाम देखिए, सिद्धार्थ है ना। जब महात्मा जैन के बारे में पढ़ेंगे आप, तो सिद्धार्थ है ना उनके फादर का नाम है, सिद्धार्थ उनके फादर का नाम है महात्मा जैन के। और महात्मा गौतम बुद्ध का असली नाम क्या है, सिद्धार्थ है। आपको है ना बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसा कि तथागत है, शाक्य मुनि है, इन नामों से भी आपको बुलाया जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध है, ये भी नाम आपका है, असल नाम सिद्धार्थ है। फादर आपके शतोधन है, शतोधन आपके कौन है, फादर है, शाक्य रूलर है, ठीक है। मदर आपकी महामाया है, महामाया ये आपकी कौन थी, मदर थी, जिनके गर्भ से आप पैदा हुए थे। ये भी कौशलन डायनेस्टी है, वहीं की एक प्रिंसेस थे। आप जब पैदा हुए थे तो आप है ना, आपकी माँ है ना कुछ वक्त के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो आपकी जो स्टेप मदर है यानी महामाया की बहन, उनका नाम गौतमी था। तो इन्होंने आपको पाला है, इन्होंने आपको बड़ा किया है, इसी वजह से आप है ना, आपके साथ है ना महात्मा गौतम गौतम लगाते थे। ये गौतम इसलिए लगाते हैं कि ये जो स्टेप मदर थी ना, इन्होंने इनका बहुत देख रेख किया है, इन्होंने इन्होंने इनको है ना, इनके लिए अपनी लाइफ पे ना सेक्रीफाइस किया है। तो इसलिए है ना, इनको पता था कि मेरी ओरिजिनल जो माँ थी वो तो मेरे को पैदा करते से मर गई थी, लेकिन जो मेरी स्टेप मदर है उन्होंने मेरे को है ना बहुत मेरे को लिए सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ पर। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ है ना गौतम है ना लगाया है। वाइफ जो थी यशोधरा थी, यशोदा। आप देखेंगे यशोधरा ये है, यशोदा जो है ना आपको मिलेंगे, महात्मा जैन की जो वाइफ है ना वो यशोदा है, तो दोनों भी नाम सेम है। आप देखिए इनका सन है, इनके राहुल नाम है इनका, राहुल, ठीक है। तो आपकी मैरिज जो है ना 16 ईयर, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें आप है ना याद रख लेना इसे। अब मैं है ना आपको है ना इनकी लाइफ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे है ना कपिलवस्तु है, तो यहाँ पे है ना शाक्य ट्राइब रूलिंग किया करता था, वहां पे जो रूलर थे वो थे राजा शतोधन। उनकी बीवी थी महामाया, वो एक प्रिंसेस थी और वो प्रेग्नेंट थी। ये बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से इजाज़त मांगी कि वो अपने मायके जाना चाहती है, तो बहुत सारे सर्वेंट के साथ है ना उनको मायके के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन हुआ है ये है कि ये कपिलावस्तु से निकली है, जब लुम्बिनी पहुंची है तो वहाँ उनको दर्द हुआ और उन्हें पता चला कि बच्ची की पैदाइश का वक्त करीब है। तो करीब एक गार्डन था वहाँ पे है ना, वहाँ पे जब वो पहुंची है तो वहाँ पे फिर सिद्धार्थ की पैदाइश हुई है। लेकिन हुआ ये है कि कुछ वक्त के बाद है ना महामाया की मृत्यु हो गई, ये दुनिया से चली गई। तो अब है ना, इनकी जो छोटी बहन थी उनका नाम था गौतमी। तो गौतमी ने क्या किया है, सिद्धार्थ की परवरिश की है। अब ये एक हो सकता है गौतमी के रिलेटेड कि गौतमी ने है ना सिद्धार्थ के लिए है ना, एक तो राजा शत्रुघ्न से निकाह कर लिया होगा, यानी शादी कर ली होंगी, मैरिज कर ली होंगी, या फिर है ना सिर्फ सिद्धार्थ की पैदाइश के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए ये गौतमी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप मदर है इनकी, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध है ना बहुत इज्जत किया करते थे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम सिद्धार्थ का था। जब उनको इनलाइटमेंट हासिल हुआ है तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। और गौतम जो है ना उन्होंने अपने स्टेप मदर के नाम की वजह से ही अपना नाम है ना गौतम रखा है, गौतम यानी गौतमी से गौतम, गौतम बुद्ध। तो आप देखेंगे जब ये घर पे आए हैं सिद्धार्थ, तो यहाँ पे है ना जो इनके पिताजी थे शत्रुघ्न, राजा शत्रुघ्न, इन्होंने जो वक्त के जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, वक्त के जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी थे, उनको इनवाइट किया और सबने इनकी कुंडली देखी। और कुंडली देखकर इन्हें सबने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हमने जब इसकी कुंडली देखी है तो हम एक चीज की प्रोफेसी करते हैं कि जो बच्चा है ना ये दो में से एक चीज बनेगा। एक तो ये है ना ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, या ये है ना ये दुनिया को तर्क करेगा और ये साधु बनेगा या मुनि बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ये दो चीजों में से एक बनेगा, लेकिन इनका जो पिताजी थे वो चाहते थे कि ये चक्रवर्ती सम्राट बने, तो इसलिए इन्होंने एक इंतजाम किया सिद्धार्थ के लिए कि इनको हर चीज, हर वो लग्जरियस चीज प्रोवाइड की है जो एक नौजवान को चाहिए, ताकि वो है ना उसकी पूरी जो ध्यान रहे ना दुनिया की तरफ रहे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वधुएं मतलब जो कन्या थी, जो नाचने वाले गाने वाली, या हर चीज का इंतजाम किया, हर चीज लग्जरियस चीज उनको प्रोवाइड किए महल में, हर चीज। और जब इनकी एज हो गई थी, जब वो जवान हो गए तो उनके है ना एक खूबसूरत कन्या से है ना उनकी शादी कर दी गई, इनका नाम जिसका नाम था यशोदा, यशोदा। और फिर कुछ वक्त के बाद उनको एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। तो आप देखेंगे इस तरीके से है ना सिद्धार्थ की लाइफ है
कि आपकी लाइफ में है ना किसी तरीके की कोई भी है ना आप दुनिया मतलब पूरी तरीके से आप दुनिया से जुड़े हुए हैं, दुनिया से कटे हुए नहीं हैं। हर चीज आपको प्रोवाइड है, लग्जरियस लाइफ। आप है ना दुनिया की किसी दुख और दर्द से आप है ना वाबस्ता नहीं है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जब आपके लाइफ में लिखा हुआ था कि आप महात्मा गौतम बुद्ध बनने ही वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हुई है फिर जिसकी वजह से इनकी लाइफ है ना कन्वर्ट हुई है। तो हुआ क्या है कि इनको एक ख्याल आया कि मुझे है ना सफर पे जाना है, मतलब बाहर जो दुनिया है उसे देखना है। तो उन्होंने अपने फादर को कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन इनके फादर को पता था अगर ये बस्ती में जाएगा, लोगों को देखेंगे, लोगों के दुख और दर्द को देखेंगे तो ये गमगीन हो जाएगा। तो इसलिए ना अपनी जो इनके साथ के जो इनके साथ चलना रहा करता था हमेशा। तो और बहुत सारे जो और भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा है कि सिद्धार्थ को ऐसी ऐसी जगह से लेके जाना जहां से देखकर सिर्फ इस खुशी हो, जैसे कि पहाड़ है, नदियां है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह से लेके जाना। तो उन्हें है ना पूरी ख्याल रखा गया, ऐसी जगह से लेकर लेके जाया गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? वह ये है कि इनके साथ 4 इंसिडेंट हुए हैं जो इनकी लाइफ को जिन्होंने बदला है। वो इंसिडेंट क्या है? एक ये है कि इन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक उन्होंने है ना एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक इन्होंने है ना एक मुर्दे को यानी मृत्यु आदमी को देखा, और एक इन्होंने है ना एक साधु संत को देखा। तो ये 4 इंसिडेंट। जब इन्होंने बूढ़े को देखा तो इन्होंने पूछा कि मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ। जब इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या मैं भी एक इस तरीके से बीमार हो सकता हूँ। जब इन्होंने मुर्दे को देखा तो इन्होंने कहा कि मेरे को भी मौत आ सकती है। तो ये 3 इंसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने इन्हें तकलीफ दी है, और इन्होंने ये इस पे गौर फिक्र करना शुरू किया है बाद में। और जब इस व्यक्ति को देखा है इन्होंने, जो साधु संत था, जो अपनी है ना मेडिटेशन में बैठा हुआ था, अपनी प्रार्थना कर रहा था, तो इसके चेहरे पे उन्होंने अजब से मुस्कुराहट देखी। ये दुनिया से कटा हुआ था, इसके पास कोई चीज नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो इन्होंने इसको देखकर ये देखा है कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, तो इससे इन्होंने पॉजिटिव चीज ली है, और इन 3 इंसिडेंट से इन्होंने नेगेटिव चीज ली है। अभी फिर से अपने महल में आ गए, लेकिन अब उनके लाइफ में है ना चेंजेस आए हैं। अब वो सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कभी अकेले में होते तो है ना लाइफ के बारे में सोचा करते थे। वो जो 4 इंसिडेंट उनके साथ हुए हैं उसके बारे में सोचा करते थे। फिर होता हुआ ये है कि उनकी जो है ना दिल है ना दुनिया से कटता चला गया, और वो हमेशा सोचा करते थे कि मुझे है ना ये जो दुनिया में है ना बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, मुझे इसका राज हासिल करना है, और मुझे पता लगाना है कि ये दुख और दर्द को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो ये इस नतीजे पे पहुंचे कि मुझे है ना मुझे है ना जो ये महल वाली जिंदगी है इसे तर्क करना पड़ेगा, और मुझे है ना जंगलों में निकल जाना पड़ेगा ताकि मैं तपस्या करूं और प्रार्थना करूं और गौर फिक्र करके है ना दुनिया के राज को पहचानूं। तो लेकिन इन्होंने कई मरतबा इरादे किए निकलने के लिए, लेकिन निकल ना सके। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ है कि इन्होंने पक्का इरादा किया और ये है ना फिर निकल गए। तो ये आखिरी व्यू था जो इन्होंने अपनी बीवी को देखा, यशोदा को, और अपने बेटे राहुल को देखा था, और वहां से ये निकल गए। जब निकले हैं तो इनका एक दोस्त मतलब सर्वेंट था जिसका नाम चन्ना था, और ये इनका घोड़ा है। घोड़े का भी नाम है मेरे ख्याल से, इसका नाम है ना कंटका है, कंटका। तो ये इनका घोड़ा था और इनके साथ ये निकल गए। तो ये जो इनका ये सर्वेंट था ना, तो इसने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ ताकि आपकी खिदमत कर सकूं। तो इन्होंने इसे कहा कि आपका रास्ता आपका रिश्ता और मेरा रिश्ता यहीं तक था, अब आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से मुझे वापसी नहीं है। मैं जब वापस आऊंगा तो मैं अपने आप को बदल कर ही आऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ से निकल के एक सादे कपड़े पहन दिए इन्होंने, जो सादे वस्त्र धारण किए इन्होंने, अपने बालों को है ना छोटा बना के है ना ये फिर जंगलों की तरफ निकल गए। अब जंगलों की तरफ निकले हैं ये, तो फिर देखिए इनकी जो है ना कोई भी इंसान है ना उसको है ना कुछ भी सीखना है तो उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के है ना वो कोई चीज भी नहीं सीख सकता। तो महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ में भी है ना स्टार्ट में 2 गुरु थे। एक का नाम था आलार कलाम, एक का नाम था उदय का रामपुत्र। ये 2 गुरु थे जिन्होंने इनको है ना बहुत सारी चीजें सिखाई है। जब ये वहां पर है ना बहुत वक्त इन्होंने गुजारा है और इन्होंने देखा है कि अब मैं इन गुरुओं से कुछ सीख नहीं सकता, तो फिर ये वहां से निकल गए। वहां से निकले तो फिर इनको है ना 5 दोस्त मिले थे, जो है ना इन्होंने भी है ना दुनिया को तर्क कर दिया था, और ये है ना कड़ी तपस्या किया करते थे। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि एक जो फिलॉसफी थी वो यही थी कि कड़ी तपस्या करके ही है ना निजात मिल सकती है।
मोक्ष मिल सकता है। और वो कड़ी तपस्या से इंसान है ना अपने रूह को है ना अपने बॉडी से अलग करके है ना परमात्मा की रूह में मिला सकता है। तो कड़ी तपस्या बहुत जरूरी थी। तो ये देखेंगे आप, ये लोग है ना बहुत सारे जो है ना दुनिया को छोड़कर ना कड़ी तपस्या किया करते थे। कई कई दिन तक अपने को भूखा रखा करते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे। तो आप देखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध भी है ना इसी तरीके से किया करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया है, इरादा किया है कि अब मैंने इतने दिनों तक कुछ नहीं खाऊंगा और कड़ी तपस्या करूंगा। लेकिन हुआ ये है कि उनको जब सब चीजों से उदास हो गए हैं ना, तो इन्होंने फिर अपनी तपस्या को भंग किया और खुद है ना कुछ चीज गाँव गए हैं और वहां से लाके है ना इन्होंने खा लिया। तो इनके जो दोस्त थे, 5 दोस्त, ये इनसे ना बेजार हो गए। उन्होंने कहा कि ये है ना इन्होंने अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया, ये आदमी सही नहीं है। फिर यहाँ से भी ये निकल गए। जब यहाँ से निकले हैं ये तो अब अकेले थे। ये अकेले सोचा करते थे, गौरव फिक्र किया करते थे। और ये जब कहाँ पहुंचे, हम ये पहुंचे थे बुध गया। ठीक है, कपिला वस्तु से निकले, कपिला वस्तु से निकल निकल के ये पहुंचे हैं बुध गया। ठीक है ना, ये रास्ते से। तो ये देखेंगे हम। तो ये बुध गया पहुंचे। बुध गया में ये है ना ये तपस्या कर रहे थे। लेकिन तपस्या से पहले क्या हुआ इनके साथ, ये एक औरत है, एक कन्या है, इसका नाम है सुजाता। तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट आती है बुद्धिज्म में, बहुत सारे विहार विहार है इसके ऊपर भी है ना सुजाता के नाम आप देखेंगे। तो ये वो सुजाता है जो इतनी इंपॉर्टेंट रखती है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध को है ना ये इनलाइटमेंट मिला है, खुद बुद्धि बुद्धि मिली है इन्हें, तो इसके पीछे है ना ऐसा कहा जाता है कि इसका भी एक कैरेक्टर है सुजाता का। इन्होंने क्या किया है, महात्मा गौतम बुद्ध को है ना एक खीर ला के दी थी इन्होंने। और महात्मा गौतम बुद्ध ने है ना इनलाइटमेंट मिलने से पहले ना ये खीर को पिया था। और फिर है ना फिर अपनी तपस्या में बैठ गए थे। और जब ये तपस्या कर रहे थे तो ये बोधि ट्री है, ऐसा कहा जाता है, पीपल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। और यहाँ पे है ना उनको फिर है ना इनलाइटमेंट मिला है। कहाँ मिला है, बुद्ध गया में। ये बुद्ध गया है यहाँ पे मिला है। जब इनको मिल गया है, दुनिया के राज मिल गया है, तो इन्होंने अब सोचा है कि मैं इसका प्रचार करूं, मैं इसको जो दूसरे जो लोग हैं इनको भी है ना बताऊं कि ये मेरे को है ना ये दुनिया की हकीकत मिली है, ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरा ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ है। अब ये इस रास्ते पे आप भी चलो। तो ये कहाँ पहुंचे, ये सबसे पहले पहुंचे है ना इन्हीं दोस्तों के पास पहुंचे है। ये जो 5 दोस्त थे ना इनके पास, जिसके पास से ये चले गए थे, तो ये कहाँ थे, ये थे सारनाथ में। यहाँ पे सारनाथ है। तो ये फिर ये सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ में इन्होंने है ना फिर इनको है ना पहला अपना सरमन दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग व्हील ऑफ लॉ कहा करते हैं उसे इंग्लिश में। और पाली में उसे कहा करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये जो है ना ये जो पहला सरमन है ना आपका, इसे ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ दिया है, सारनाथ में। फिर यहाँ से इस तरीके से फिर ये इनके फॉलोअर बन गए। फिर इस तरीके से ये और इनके जहाँ जहाँ जाते थे इन्होंने फिर ना मिशनरी वर्क किया है। जहाँ जहाँ जाते थे गांव गांव गए, हर जगह घूमे गए हैं, राजा के मतलब हर जगह गए हैं और अपने जो आइडियाज थे उनकी है ना उन्होंने प्रीचिंग की है। फिर एक वक्त ये आया है इनको कि इनके जिंदगी का वक्त खत्म हो गया और ये है ना कुशीनारा पहुंचे। ये कुशीनारा, और यहाँ पे इनकी है ना मृत्यु हो गई है। लेकिन मृत्यु नहीं कहा जाता, बल्कि इनको है ना महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो इनको है ना महापरिनिर्वाण पर्याप्त हो गया। तो इस तरीके से ये महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ थी। आप निकले हैं कहाँ से, आप कपिला वस्तु से निकले हैं। एक कुछ है ना ये बुद्धिस्ट सर्किट में आता है ये सबके सब। देखिए बताता हूँ आपको, कपिला वस्तु से निकले, वहां से निकल के पहुंचे कहाँ पे, ये रास्ते से आप है ना बुद्ध गया पहुंचे, वहां से सारनाथ पहुंचे। वहां से फिर है ना ये पूरे रीजन जो है ना यहाँ पे है ना प्रीचिंग की है इन्होंने, ये पूरे रीजन में। फिर वहां से है ना फिर ये कुशीनारा में आपकी क्या हो गई है, आपको है ना महापरिनिर्वाण पर्याप्त हो गया। ठीक है, ये लाइफ थी आपकी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे है ना ये लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपने 29 ईयर के थे तो अपने अपने घर को छोड़ दिया। फिर 7 साल तक ये घूमते रहे। 2 गुरु थे, अलार कलाम, उदल करामा पुत्र, गया पहुंचे। फिर है ना 35 एज के हुए तो इनको है ना वहाँ पे इनलाइटमेंट हासिल हुआ है। और फिर इनको है ना वहां से बुद्धा कहा जाने लगा। सारनाथ में डियर पार्क था, वहां पे इन्होंने पहला सरमन दिया है। 5 एस्थेटिक थे। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आपको निर्वाण हासिल हुआ है कब, जब आप है ना 18 मतलब 80 साल की एज के थे। तो
ये टाइम है उसका, ठीक है ना, कुशीनारा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपने याद रखना। अब देखिए कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ये कुछ इवेंट है आपके लाइफ से रिलेटेड, जिसको सिंबल से शो किया जाता है। जैसे कि आप जब पैदा हुए हैं ना, तो ये जो कमल का फूल है ना, उससे शो किया जाता है। आपकी बर्थ है कमल के फूल से शो की जाती है। आप जब जिन्होंने घर को छोड़ा है आपने, तो उसको है ना घोड़े के साथ गए थे ना, तो वो घोड़े से शो किया जाता है। आप है ना, आपको इनलाइटमेंट हासिल हुआ है, तो वो उसको है ना जो बुद्धि ट्री है उससे शो किया जाता है। इस तरीके से पहला आपने सरमन दिया है ना, उसे है ना इस तरीके से जो चक्र है उससे शो किया जाता है। और आपको है ना जब महापरिनिर्वाण हासिल हो गया है, जब निर्वाण हासिल हो गया है, आप दुनिया से चले गए हैं, तो उसको है ना स्तूपा से शो किया जाता है। इस तरीके से स्तूपा होता है, उससे शो किया जाता है। तो ये सिंबल है आपकी लाइफ के इंसिडेंट के, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने बताई है, तो उसे भी याद रखना आपको, ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आपका बॉर्न है, आपने होम को लेफ्ट किया है, आप इनलाइटमेंट हासिल हुआ है और आपकी डेथ हुई है। तो ये सारे के सारे जो इंसिडेंट हुए हैं ना, ये वैशाख पूर्णिमा में हुए हैं। वैशाख पूर्णिमा में, पूर्णिमा कहते हैं पूरे चांद की रात में, ये सारे के सारे वैशाख पूर्णिमा में हुए हैं, ठीक है। और जब आपने है ना अपने घर को छोड़ा है ना, तो उसको क्या किया कहा जाता है, महानिष्क्रमण, महानिष्क्रमण, महानिष्क्रमण। और जब आपको ही ना निर्वाण हासिल हुआ या डेथ हुई है आपकी, तो उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना आपने इस तरीके से। अब बात है महात्मा गौतम बुद्ध की जो है ना फिलॉसफी की, डॉक्ट्राइन की, तो इसको मैं ना अगले लेक्चर में ये आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इस पे ना पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।